देखो बच्चों, जैसे हम लोगों ने जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी थी तो वहाँ पर थोड़ा सा टेंजेंट का कॉन्सेप्ट भी सीखा था। जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो हम कहते हैं वहाँ पर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है और टेंजेंट का स्लोप फाइनाइट है ना। तो जैसे कि अगर कहीं पर कॉर्नर होता था तो मैंने बताया था कॉर्नर वाले पॉइंट पर दो अलग अलग टेंजेंट बन जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना। या जैसे मैंने बताया था ऐसा पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट इनफाइनाइट हो जाए, ऐसा पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट हो जाए, वहाँ पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल था y=x⁻⁴ एट x=0 वाला, है ना। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने आपको कस्प का कॉन्सेप्ट समझाया था। कस्प में क्या होता है, एक तरफ से टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट होता है, एक तरफ से माइनस इनफाइनाइट होता है, फिर भी हम कहते हैं टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मैंने आपको समझाया था y=x⁻² का एग्जाम्पल, है ना। तो देखो, अब टेंजेंट की इक्वेशन को निकालना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे निकालें, है ना। देखो ध्यान दो, वही हमें यहाँ पर सीखना है। तो ध्यान देना कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने से पहले हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। देखो, जैसे अगर कॉर्नर वाला पॉइंट है तो कॉर्नर वाले पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम टेंजेंट की इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, है ना। जैसे कि तो एक बार ये ध्यान देना पड़ेगा, जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए उस पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बात ध्यान देनी है यहाँ पर, है ना। तो मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का भी रोल वापस आ जाता है ना। जैसे कई बार पूछते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ एग्जिस्ट, तो चेक करना पड़ेगा कि उस पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये सारे केसेस आपको मालूम है ना। टेंजेंट, है ना, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जैसे कॉर्नर है तो टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वहाँ भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा और टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बातें आपको मालूम है। फिर एक बार समझ लो कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वहाँ पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। और अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन कंटिन्यूअस होने के बाद अगर कॉर्नर, जैसे y=mod(x), है ना, अगर कॉर्नर है तो कॉर्नर वाले पॉइंट पर भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। अच्छा, अब देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे अगर dy/dx इनफाइनाइट हो जाए तो वहाँ पर टेंजेंट एग्जिस्ट करता है लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ये बातें आपको डिटेल से मालूम है। अब देखो, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक फंक्शन ले लिया, है ना। अब देखो एक बात और ध्यान दो, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स फॉर कर्व। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आया है कर्व। देखो कर्व में क्या होता है, देखो जैसे हम मैथ्स में जो चीज़ें पढ़ते हैं उनमें से बहुत सी चीज़ें फंक्शन होती हैं। जैसे हम कैलकुलस में फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन पढ़ा, साइन फंक्शन पढ़ा, कॉस फंक्शन पढ़ा, लॉग फंक्शन पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, है ना, बहुत चीज़ें फंक्शन होती हैं। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा कोनिक सेक्शन, है ना। अब देखो जैसे मैंने देखा था कि भाई y² = 4ax पैराबोला है, ये कोनिक सेक्शन है लेकिन फंक्शन नहीं है। लेकिन वहीं y=x² पैराबोला है, ये फंक्शन भी है, कोनिक सेक्शन भी है ना। तो क्या होता है, कुछ कोनिक सेक्शन ऐसे होते हैं जो फंक्शन होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। जैसे सर्कल है, देखो बताया मैंने आपको, सर्कल फंक्शन नहीं होता क्योंकि y की दो वैल्यूज़ आएंगी। जैसे इलिप्स है, इलिप्स फंक्शन नहीं होता, उसमें y की दो वैल्यूज़ आएंगी। हाइपरबोला फंक्शन नहीं होता, उसमें y की दो वैल्यूज़ आएंगी, है ना। अच्छा, अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो अब जैसे फंक्शन की डेफिनेशन हमको मालूम है, हम देखते ही पहचान सकते हैं क्या फंक्शन होगा क्या नहीं, है ना। अगर x की एक वैल्यू से y की दो वैल्यू आएंगी तो फंक्शन नहीं होगा, और अगर x की एक वैल्यू से y की एक वैल्यू आएगी तो फंक्शन होगा। ये बात कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं ना, कि x की एक वैल्यू से y की एक वैल्यू आएगी तो फंक्शन होगा, और अगर x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू आएंगी तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक, कोनिक सेक्शन की क्या पहचान, देखो ध्यान दो, जैसे कोनिक सेक्शन की पहचान ये होती है कि इसमें x² आएगा, y² आएगा, x आएगा, y आएगा और xy आएगा और कांस्टेंट आएगा, है ना। कोनिक सेक्शन की पहचान ये होती है, इसमें इस प्रकार के टर्म आते हैं। जैसे कोनिक सेक्शन में कभी भी x³ नहीं आएगा, जैसे कोनिक सेक्शन में कभी भी x³ x² × y,
x इंटू वाई स्क्वायर, वाई की पावर 3, x की पावर 4, इस प्रकार के टर्म कोनिक सेक्शन में कभी नहीं आएंगे, ध्यान देना, है ना। तो एक पहचान तो ये है कि भाई देखते ही हम पहचान सकते हैं कोनिक सेक्शन है कि नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो इक्वेशन जिसमें ये टर्म आ रहे हैं कोनिक सेक्शन होगा ही होगा, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ये टर्म होते हैं फिर भी कोनिक सेक्शन नहीं होता, तो वो हमें देख के पहचानना आना चाहिए कि भाई ये पैराबोला है या सर्कल है या एलिप्स है या हाइपरबोला है, ये देख के हम पहचानना आना चाहिए। वो सारे इक्वेशन आपने पढ़े हुए हैं, है ना, कि भाई ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया, देखो ये तो एलिप्स हो गया, है ना, ये हाइपरबोला हो गया या सर्कल हो गया, है ना, ऐसे वो देख के पहचानना हमको आता है क्योंकि हमने उनके इक्वेशन पढ़े हुए हैं। ठीक, अब तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोनों ही होती हैं, बोथ फंक्शन, है ना, एंड कोनिक, जो फंक्शन और कोनिक दोनों होते हैं। जैसे मान लो हमने स्ट्रेट लाइन लिया y बराबर x प्लस 1, अब देखो ये फंक्शन भी है और एक तरीके से कोनिक सेक्शन का हिस्सा भी है ना। जैसे मान लो मैंने ये वाला पैराबोला लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला। देखो ये फंक्शन भी होता है, कोनिक सेक्शन भी होता है ना, क्योंकि देखो ये फंक्शन की कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। अगर आप x की एक वैल्यू लोगे तो y की एक ही वैल्यू आएगी, इसलिए फंक्शन भी ये है और कोनिक सेक्शन भी, क्योंकि पैराबोला है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो ना तो फंक्शन होते हैं ना कोनिक सेक्शन होते हैं ना, नाइदर फंक्शन, ठीक है, नॉर कोनिक, नाइदर फंक्शन नॉर कोनिक। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, कुछ भी नहीं। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब। अब देखो जैसे ये ना तो फंक्शन है ना कोनिक है, क्योंकि देखो कोनिक क्यों नहीं, क्योंकि x की पावर 3 आ गया। अगर इनके अलावा कोई टर्म आया तो कन्फर्म है फिर वो कोनिक नहीं है, है ना। अगर इन टर्म्स के अलावा कोई टर्म आया तो कन्फर्म है कि वो कोनिक नहीं है। लेकिन अगर ये टर्म आए तो ये जरूरी नहीं कि वो कोनिक ही हो, ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। अगर ये टर्म नहीं आए, इनमें से ऐसा कुछ टर्म आ गया तो कन्फर्म है कोनिक नहीं है, इसको देखते कह दो कोनिक नहीं है ना, कि अगर इनके अलावा कोई भी टर्म आए तो कन्फर्म है कोनिक नहीं है। लेकिन अगर यही टर्म आ रहे हैं तो इसका मतलब 100% श्योर नहीं है कि वो कोनिक ही होगा। फिर हमें एक क्वेश्चन देख के पहचानना आना चाहिए कि भाई इसमें देखो ये पैराबोला बनना है या सर्कल है, ये एलिप्स है या हाइपरबोला वगैरह, ठीक है। अब देखो मैंने बताया कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नाइदर फंक्शन नॉर कोनिक। देखो जैसे ये कोनिक नहीं है क्योंकि एक्स क्यूब है, और ये फंक्शन नहीं है क्योंकि वाई स्क्वायर है। एक्स की आप वैल्यू लोगे, वाई की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, ये फंक्शन भी नहीं, तो ये फंक्शन भी नहीं है और कोनिक भी नहीं है। तो मैथ्स में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, है ना, वो सब इन कैटेगरीज में आती हैं। जैसे मैथ्स में एक जनरल वर्ड बना दिया गया कर्व। कर्व का मतलब ये सब कुछ, मतलब फंक्शन को भी कर्व कह सकते हैं, कोनिक सेक्शन को भी कर्व कह सकते हैं, जो दोनों हैं उनको भी कर्व कह सकते हैं, जो दोनों नहीं है उनको भी कर्व कह सकते हैं ना। कर्व का मतलब सब कुछ, मतलब बेसिकली कर्व का मतलब जिसका ग्राफ बन जाए, है ना। और देखो ग्राफ कोनिक सेक्शन के भी बनते हैं, ग्राफ फंक्शन के भी बनते हैं, और ग्राफ उनके भी बनते हैं जो फंक्शन कोनिक सेक्शन नहीं होते हैं। देखो जैसे इसका ग्राफ हम लोगों ने बनाया है ना, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, y बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो, x की पावर 3/2, और इसका ग्राफ हमने बनाया है ना। तो ग्राफ सबके बन सकते हैं, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो कोनिक हो, चाहे वो दोनों हो, चाहे वो दोनों ना हो। तो मतलब बेसिकली जिनके ग्राफ बन सकते हैं उन्हें कर्व कहा जाता है मैथ्स की भाषा में। तो कर्व का मतलब सब कुछ, तो मतलब इसलिए ये जो टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक है ये कोनिक सेक्शन और फंक्शन दोनों को कवर कर देता है, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक बेसिकली कर्व का टॉपिक है, ये जनरल कर्व के लिए एप्लीकेबल है। और कर्व में क्या है, फंक्शन भी आ रहा है और कोनिक सेक्शन भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो इसलिए टेंजेंट नॉर्मल पढ़ते पढ़ते हम फंक्शन और कोनिक सेक्शन दोनों की चीज़ों को कवर कर देते हैं, है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें फंक्शन भी है और इसमें कोनिक सेक्शन भी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कर्व के लिए है, ध्यान देना। तो जब भी मैं कर्व वर्ड लिखूं तो ध्यान देना, है ना। देखो अब मैं बहुत से कॉन्सेप्ट कर्व के लिए बताऊंगा, बहुत से कॉन्सेप्ट फंक्शन के लिए बताऊंगा, और बहुत से कॉन्सेप्ट कोनिक सेक्शन के लिए बताऊंगा। जैसे जो कॉन्सेप्ट कर्व के लिए, इसका मतलब वो सब के लिए, है ना। अब जैसे कि मान लो हमने कहा 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, अब ये कॉन्सेप्ट फंक्शन में ही लिमिटेड है। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, अब ये कॉन्सेप्ट है ना, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो फंक्शन से ही संबंधित है। अब जैसे मैंने कहा कोनिक सेक्शन, मैंने कहा फोकस ऑफ कोनिक सेक्शन, मैंने कहा डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन, लेटेस्ट रेक्टम, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कोनिक सेक्शन के लिए हैं। अब देखो जैसे टेंजेंट नॉर्मल है, ये दोनों के लिए है ना, तो ये बात ध्यान देना। देखो जैसे
तो कर्व का मतलब समझ लो, आगे हो सकता मैंने पहले भी आपको कभी समझाया हो, अब ये बहुत डिटेल से मैंने आपको समझा दिया। तो कर्व का मतलब बेसिकली जिसका ग्राफ बने, है ना। तो ये सारी चीज़ें कर्व हैं, ये भी कर्व, ये सारी की सारी चीज़ें कर्व के अंडर आती हैं। देखो ध्यान दो, जैसे मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और मान लिया ये मेरे पास कोई कर्व है, कर्व है ना, ये मेरे पास मान लो कोई कर्व है। अब देखो जैसे मैंने इस पर एक पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जांपल x1 y1 पॉइंट ले लिया, इस पर मैंने एक टेंजेंट बना दिया ऐसे करके, ये है ना, ये मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इस पर एक नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल का मतलब जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, है ना। नॉर्मल का मतलब क्या होगा, उसी पॉइंट से पास होगा और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जैसे ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा नॉर्मल है, ठीक। अब देखो ध्यान देना, टेंजेंट बेसिकली एक लाइन है और नॉर्मल भी एक लाइन है। तो लाइन में जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो सब टेंजेंट में आ जाएंगे और नॉर्मल में भी वो सब आ जाएंगे, क्योंकि टेंजेंट भी बेसिकली एक लाइन है और नॉर्मल भी एक लाइन है। तो लाइन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मतलब पूरा पूरा स्ट्रेट लाइन यहाँ उठकर आ जाएगा, है ना, जितने भी हमने पढ़े हैं। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये टेंजेंट है, अब देखो मैंने ये ध्यान रखा है कि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि तभी टेंजेंट बना पाएंगे, है ना। देखो मैंने यहाँ पर कॉर्नर नहीं लिया और फंक्शन को कंटिन्यूअस दिया, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखते हुए कि इस पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो टेंजेंट निकालने से पहले ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर टेंजेंट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, और वो हमने डिटेल से बातें सीखी हुई हैं, ठीक है। तो ये मान के चल रहे हैं कि इस पॉइंट पर टेंजेंट बना, और जब टेंजेंट बनेगा तभी नॉर्मल बनेगा। जैसे ऐसा नहीं होगा कि टेंजेंट ना बने और कौन नॉर्मल बन गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनेगा उसी पॉइंट पर नॉर्मल भी बनेगा। ये नहीं पॉसिबल है कि आपको टेंजेंट तो नहीं बना लेकिन नॉर्मल बन गया, ऐसा पॉसिबल नहीं, ध्यान देना, ठीक है। देखो अब जैसे ये टेंजेंट मैंने बनाया, मान लीजिए एक्स एक्सिस से इसका एंगल थीटा है, तो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, बोलो tan थीटा हो गया। ध्यान दीजिए, है ना भाई, टेंजेंट क्या एक लाइन है, तो लाइन का स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो स्लोप का टेंजेंट स्लोप टेंजेंट का स्लोप भी क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्योंकि टेंजेंट क्या है, बेसिकली एक लाइन है और लाइन का स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो इसलिए टेंजेंट का स्लोप भी क्या हो गया, tan थीटा। देखो अब ध्यान देना, यही स्लोप हम dy/dx से भी निकाल सकते हैं एट x1, y1। बस ये बात ध्यान रखना। देखो ये नई बात आई, मतलब टेंजेंट का स्लोप आपको डिफरेंशिएशन से भी मिल जाएगा। मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन में, मतलब पहले आप उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसमें x1 y1 पुट कर दीजिए, है ना। देखो क्या निकाला, dy/dx एट x1 y1, मतलब जो dy/dx चाहिए है वो x1 y1 पॉइंट पर चाहिए। तो डिफरेंशिएट किया, x1 y1 पॉइंट पुट कर दिया, तो इससे भी हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। ध्यान दो, ठीक है, dy/dx निकाला और उसमें x1 y1 पुट कर दिया, तो इससे भी हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब tan थीटा से भी निकलेगा और वो dy/dx से भी निकलेगा, इस बात पे ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार देखो, अब जैसे अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, देखो क्या होगा, हमने बताया था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, है ना। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जो किसी पॉइंट से पास हो रहा है। टेंजेंट भी एक लाइन है तो यहाँ पर भी वही फार्मूला काम करेगा। तो देखो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m, m का मतलब देखो ये, m का मतलब ये, और ब्रैकेट में x माइनस x1, है ना। तो अगर हमें पॉइंट मालूम है तो हम टेंजेंट के इक्वेशन को निकाल सकते हैं, है ना। m का मतलब चाहे वो tan थीटा से निकालो चाहे dy/dx से निकालो। अब अगर एंगल मालूम हो तो tan थीटा से निकाल लो या dy/dx से निकाल लो, या m निकालने के और भी तरीके होते हैं, आपने पढ़े हैं पहले भी, ठीक। तो देखो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया और ये टेंजेंट का स्लोप हो गया, ध्यान दीजिए, है ना। तो ध्यान देना टेंजेंट, अब देखो एक बात और ध्यान दो कि जैसे ये टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर ये इनफाइनाइट आया तो आप यहाँ पर पुट नहीं कर सकते।
फिर आपको जैसे मान लो टेंजेंट का स्लोप अगर इन्फिनाइट आ गया तो इसका मतलब टेंजेंट क्या हो गया, वाई एक्सिस के पैरेलल। फिर आपको उस मेथड से निकालना पड़ेगा वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है ना। मतलब अगर एम इनफाइनाइट आया तब भी टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट आ गया तो इसका मतलब है नहीं टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, हाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बताया था मैंने आपको, है ना। तो टेंजेंट का स्लोप जो है वो इनफाइनाइट आ सकता है, कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन अगर टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट आ गया तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो वहाँ पर फिर हमें निकालना पड़ेगा, भाई देखो टेंजेंट का स्लोप अगर इनफाइनाइट है इसका मतलब टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमको मालूम है कैसे निकालते हैं, वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ठीक, तो ध्यान देना कि टेंजेंट का स्लोप अगर इनफाइनाइट नहीं है ना, नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट या प्लस माइनस इनफाइनाइट, तो हम ये फार्मूला लगा करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। देखो इसको लिखो, जरा मिटाना है कुछ हमें, इन बातों को लिखो पहले, है ना। मतलब वीडियो स्टॉप कर दो, देखो इसको मिटाते हैं। देखो ध्यान दो, अब देखो एक बात ध्यान दो, ये हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो फॉर ऑल कर्व है। जो हम तरीका पढ़ रहे हैं ये सारे कर्व में लगेगा। मतलब ये मेथड सारे कर्व में लगेगा, है ना। ये मेथड है फॉर ऑल कर्व्स, सारे कर्व्स में लगेगा। मतलब ये फंक्शन में भी लगेगा, मतलब ये कोनिक में भी लगेगा, ये उनमें भी लगेगा जो दोनों हैं, ये उनमें भी लगेगा जो दोनों नहीं हैं। तो ये मेथड सारे कर्व में हम लगा सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो ये अपना नॉर्मल है, इसका एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ, स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, इसको m1 मान लें तो ये हो जाएगा tan अल्फा, है ना। और हाँ ध्यान दो, इसको हम -1/m भी लिख सकते हैं, -1/m, है ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर, मैंने बताया था कि m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1, है ना। तो जैसे इसको निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव कर देंगे, है ना, -1/m, है ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो -1/m, m ये है तो इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव यानी -dx/dy कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं -1/dy/dx एट x1 y1, या ऐसे भी कर सकते हैं -dx/dy एट x1 y1, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ध्यान दो, ठीक। तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो नॉर्मल का इक्वेशन भी यही होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, देखो y माइनस y1 बराबर m1 और x माइनस x1, ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन। m1 का मतलब नॉर्मल का स्लोप, है ना, तो वो -dx/dy से भी निकल सकता है और dy/dx को रेसिप्रोकल और नेगेटिव करके भी निकल सकता है ना। तो देखो यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। तो देखो टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन को निकालने का मतलब ये तो वही बेसिक फार्मूले हैं, तो कोई नया फार्मूला नहीं है, है ना। ये सब वही पुराने फार्मूले जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, ये कोई नई बात नहीं है। देखो ध्यान दो, अब जैसे बताया मैंने आपको, ये जो मेथड है ये फॉर ऑल कर्व है, ये बात ध्यान देना, है ना। ये मेथड फॉर ऑल कर्व है, ये सब में लगेगा, है ना। अब देखो क्या होता है कि कोनिक सेक्शन के लिए एक मेथड और भी है। मतलब ये तो कोनिक सेक्शन में लगेगा ही लगेगा, ये मेथड कोनिक सेक्शन में लगेगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन कोनिक सेक्शन के लिए एक और भी तरीका है, उसको भी हम सीख लें, लेकिन वो सिर्फ कोनिक सेक्शन के लिए है, ध्यान देना, है ना। वो तरीका सिर्फ और सिर्फ कोनिक सेक्शन में ही लगेगा, इस बात पे ध्यान दो, है ना। और ये सब में लगेगा, है ना, वो सिर्फ कोनिक सेक्शन में लगेगा। हालांकि वो तरीका थोड़ा इजी है। देखो इसको लिखो, पहले बताता हूँ मैं आपको।